हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज बच्चों काफ़ी लेंदी है और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस भी हैं, तो आज हम यहां सारे पार्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। तो हमें इसमें ये बताना है, पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है ना, तो हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि किस टाइप का है डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारा आ रहा है, वो हमें पता करना है कि किस टाइप का है। अब वो पता कैसे करेंगे, देखो डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों जो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो ख़त्म हो जाए, मतलब जिस फ्रैक्शन में रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ जाता है ना, जो ख़त्म हो जाता है वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब जिसके एंड में हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, ज़ीरो हो गया है, वो हमारा टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सप्रेशन को जो आंसर आएगा हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ये भी टर्मिनेटिंग ही है, अभी मैं आपको समझा दूंगी फिर से, पहले आप इसको समझो। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग कौन सा हो गया, जिसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब देखो हमें थोड़ा सा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो ख़त्म ना हो। जो टर्मिनेटिंग था वो तो ख़त्म हो रहा था ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब जो नॉन रिकरिंग है और रिकरिंग है इसका मतलब क्या है, देखो रिकरिंग का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो जो रिपीटिंग है ना वही रिकरिंग है। देखो जो टर्मिनेटिंग था उसका आंसर अगर मैं किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन का लिखूंगी तो वो इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, मतलब जो फिनिश हो रहा होगा, ठीक है, जो ख़त्म हो रहा होगा वो इस तरीके से टर्मिनेटिंग होगा। अब जो रिकरिंग क्या है और नॉन रिकरिंग क्या है, तो ये पार्ट है किसके, नॉन टर्मिनेटिंग के। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होगा ना वो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये ऐसे आगे 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 चलता चला जाएगा। और जो नॉन रिकरिंग होगा वो किस टाइप से होगा, 0.43857635239, मतलब ये आगे चलता चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म तो ये भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम नोटिस करें तो देखो ये जो 18 है ना ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है। तो रिकरिंग में क्या होता है, ये रिपीट होता है, लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या होता है, ये रिपीट भी नहीं होता है कोई भी नंबर और ख़त्म भी नहीं होता है ये। तो मतलब ऐसा तो हो सकता है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा हो, वो नहीं हो सकता। जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है ना 18 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे एक साथ से रिपीट नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग और इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो ये हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसका आंसर हम किस तरीके से लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगरचे रिपीट हो रहा है तो, अगर रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है, जो रिपीट हो रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे और अच्छे से हमें क्लियर होता चला जाएगा। तो बच्चों अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन था 36/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था और फिर ये किस टाइप का है हमें वो भी बताना था। अब हमने सीख लिया है कि कितने टाइप के हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकते हैं।
तो हमने जब इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, छोटी क्लासेस से, जब बहुत छोटे थे बचपन से करते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चलो सिखा देती हूँ, बहुत ईजी है। हमने क्या करा, यहाँ पर 36 लिखा, ठीक है। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 डिजिट के बाद ही हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया 0, तो आंसर आ गया हमारा 0.36। क्या किया मैंने, सीधा सिंपल सा 36 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ थे, तो 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, ये आ गया मेरा 0.36। अब देखो ये जो 0.36 है, ये आगे ना तो रिपीट हो रहा है ना ही चलता चला जा रहा है, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। मैं एक बार ना आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये है मेरा, यहाँ लिख लेते हैं 36 ऊपर है, अंदर गया, यहाँ पर 100 आया, ठीक है। यहाँ पे 0 पे ये जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये आ गया 36, ठीक है। डेसिमल लगाया, 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया, 100 फीज़ा 300 हो गया। उसके बाद ये बचा 60, जब माइनस किया तो, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना हम डिवाइड, यहाँ पर फिर ये इससे डिवाइड नहीं होगा, एक और 0 लगाएंगे, तो 100 600 माइनस किया तो ये आ गया 0, ये खत्म हो गया ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है किस टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है ये हमारा, जिसे हमें डिवाइड करना है। 1/11 है, तो 1 अंदर जाएगा, 11 बाहर आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 तो 1 से हो नहीं सकता, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे। अभी इस पे नहीं जा रहा है, तो हमने डेसिमल लगा के 0 लगा लिया, ये 0 जो है नीचे कैरी कर लिया, ठीक है। लेकिन ये अभी भी इससे नहीं होगा, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ एक 0 लगाएंगे तो बच्चे यहाँ पे हम एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, 11 9 99। जब हमने इसको माइनस किया तो ये आया 1, और यहाँ लिख देंगे हम 9। अब क्या करेंगे, अब तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं ना, एक और लगाया हमने, लेकिन ये इससे भी नहीं जाएगा, तो हमें एक और 0 लगाएंगे। जब यहाँ एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब किस पे जाएगा, फिर से 9 पे जाएगा, 11 9 99, माइनस किया 1 आया, ठीक है। फिर से एक 0 लगाया, लेकिन नहीं होगा, तो हम एक और 0 लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे। एक हम लगा सकते हैं, अगर एक और हमें लेना पड़ता है तो हम वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये फिर से कहाँ जाएगा, 9 पर, 11 9 99, यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं जी, यहाँ पर आ गया 1। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये जो 0 9 0 9 0 9 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये तो बार बार रिपीट हो ही चले जा रहा है, आगे चलता चला जा रहा है। मैं कितने भी ज़ीरोज़ लगाती जाऊंगी, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और दूसरी क्या है, जल्दी से सोचो क्या है दूसरा है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका आंसर आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये। बच्चों आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो तो हम वही लिख देते हैं ना, सेम 8 4 32 करेंगे, आंसर भी बोल दिया मैंने साथ में। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये नंबर होता है इसको हम प्लस कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ गया 32 + 1 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 33 अपॉन में 8। अब हमें इसको डिवाइड करना है, चलो डिवाइड करते हैं। 33 को 8 से डिवाइड करना है, कहाँ जाएगा, 8 4 32, राइट। जब हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 8 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, छोटा नंबर है, कैसे होगा। यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, 0 लगाया, यहाँ पर भी हमने डेसिमल लगा दिया और इस 0 को नीचे कैरी कर लिया, ठीक है। 8 1 8 पर जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट यही तो है ना। तो ये हमने इसमें से माइनस किया तो ये आ गया मेरा 2, फिर से 0 लगा सकते हैं हम,
अब जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 8 टू ज़ा 16 पर ये गया, ठीक है। माइनस किया 4 आया, फिर से 0 लगाते हैं, चलो जी लगा दिया तो ये बन गया 40। अब क्या करेंगे, 8 5 ज़ा 40, कहाँ पर गया ये 5 पर। अब जब माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर आ गया मेरा 0, ये ख़त्म हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आ गया 4.125, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल इसमें कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, खेल खत्म। जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 3/13। हमें अब डिवाइड करना है, 3/13 को हमें सॉल्व करना है। 3 अंदर जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आया, माइनस किया ये 3 आ गया, डेसिमल लगाएंगे 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ गया, ठीक है। 13 2 ज़ा 26, माइनस किया 4 आया, ठीक है। जब यहाँ 4 आया अब हम एक और 0 लगा लेते हैं। 13 3 ज़ा 39, माइनस किया 1 आया, ठीक है। हमने एक और 0 लगाया, अब 1 लगाएंगे तो हमें एक और लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 10 इससे डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर भी हम एक और 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा, 13 7 ज़ा 91। टेबल से याद कर लो जल्दी 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 जल्दी, अब तक याद नहीं किए थे ना, भूलते जाते थे। अब लर्न करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। तो ये कहाँ गया, 13 7 ज़ा 91, माइनस किया ये आ गया 9, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 लगाया तो 13 5 ज़ा 65 नहीं, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91, तो ये कहाँ पर जाएगा 78 पर, तो यहाँ पर आ गया 6, माइनस किया 12 आया, ठीक है। मैं यहाँ कर लेती हूँ, ये आ गया मेरा 12। अब मैं एक और 0 लगाऊंगी तो 13 से करूँगी तो ये कहाँ पर जाएगा, 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 104, 13 9 ज़ा 117, ठीक है। ये वापस से मेरा क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखो ये 3, देखो ध्यान से हम कहाँ पहुँच गए, यहीं से 3 से ही तो हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम वापस से वहीं पर पहुँच गए। जब ये वापस से हम वहीं पर पहुँच जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ। ये हमने 0 लगाया, 13 2 ज़ा 26, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ये मैंने करा था 9 पर और ये मैंने किया फिर 2 पर, ठीक है। तो माइनस किया 4 आया, फिर यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे 13 3 ज़ा 39, माइनस किया बनाया। देखो ये फिर से यही वाली चीज़ रिपीट होने लग गई, ठीक है। जब यही चीज़ रिपीट हो रही है ना तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो यहाँ तक है ना, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक जो है ये मेरा रिपीटिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ठीक है। देखो ये पूरा कहाँ तक रिपीट हो रही है, हमारा रिकरिंग हो गया, ये हमारा रिपीट हो रहा है 0.23079, ठीक है। इस पर लगा दूंगी मैं बार, मतलब ये जो मैंने बार लगाया ना, इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर्स जो हैं बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर्स हमारे रिपीट होंगे हम सिर्फ उस पर ही बार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे थे तो हमने यहाँ पर एक बार लगा दिया, तो ये हमारा आंसर क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये है हमारा 2/11। तो अब हम डिवाइड करेंगे 2 को 11 से, ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 2, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया 0 लगाया, ठीक है। यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे और इस 0 को नीचे कैरी कर लेंगे, इस वाले 0 को नीचे कैरी कर लेंगे। ये कहाँ गया, 11 1 ज़ा 11 पर, ठीक है, वहीं डिवाइड हुआ ना, ये माइनस किया ये आ गया 9, एक और 0 लगाएंगे, क्या आ गया 11 8 ज़ा 88, ठीक, माइनस किया 2 आ गया, फिर 0 लगाया, 11 1 ज़ा 11 पे गया ये, माइनस किया 9 आ गया, 0 लगाया, 11 8 ज़ा 88, माइनस किया 2 आ गया, 0 लगाया,
तो ये आ गया 11 वन ज़ा 11। अब देखो वही सेम चीज़ जो है बार बार रिपीट होने लग गई। अगर मैं इसको आगे भी कर लूँ तो ये मेरा 8 ही आएगा यहाँ पर भी। तो ये देखो 1 8 1 8 1 8 जो है वो मेरा रिपीट होने लग गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आंसर लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट हुए जा रहा है। हमारा 1818 बार बार आए जा रहा है ना, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, जिसको आप रिपीटिंग भी कह सकती हैं। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। डिवाइड करना है 329 को 400 से, ठीक है। अब देखो 400 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो हम इसको 4 के तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर 0 लगाया, ये सेम नंबर यहाँ आ गया और यहाँ पर 0 लगाकर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब ये 400 से ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो हमने यहाँ पर लगा लिया 0। अब देखो 4 8 ज़ा 32 होता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3200, ठीक है। माइनस किया, क्या बचा यहाँ पर 90 और ये 8 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 90 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर एक और 0 लगाया, ठीक है। तो ये 400 को मैं 900 से करूँगी, तो इससे इजी मैं 4 से कर लेती हूँ। 4 2 ज़ा 8 पर गया ये आ गया आपका 800, माइनस किया तो ये आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 0 लगा लेते हैं, तो ये किस पर जाएगा अब 4 2 ज़ा 8 यानी कि 800 पर ना, तो हमने यहाँ पर 800 लिख दिया और फिर यहाँ पर 2 भी लिख दिया, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ये अभी भी 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक और 0 लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो 4 5 ज़ा 20 होता है ना, तो 20 लिखा और 2 0 यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। जब माइनस किया तो कितना आ गया, ये 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो ये कौन सा हुआ, जल्दी से सोचो कौन सा हुआ, ये हुआ मेरा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कुछ भी रिपीट नहीं हुआ इसमें और ये ख़त्म हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। और हमें उन्होंने साथ में एक हिंट भी दे दी है, उसमें लिखा हुआ है स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। मतलब हमें जो ये 1/7 की वैल्यू गिवन है, इसको हमें ध्यान से देखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा देखो, अगर हम इसको करें 2/7 को मैं डिवाइड करूं तो मैं कैसे करूंगी, ऐसे ही करूंगी ना, ऐसे करके ऐसे ही करूँगी ना। लेकिन इन्होंने हमें एक वार्निंग दे दी कि हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है। अब इन्होंने हमें धमकी तो दे दी, अब हम करें कैसे। इन्होंने धमकी देकर हमारा काम आसान कर दिया, हिंट देकर। हमने क्या किया, देखो 2/7 को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 1/7 के फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ ना, आएगा तो ये 2/7 ही, ठीक है। जब मैंने ये लिखा तो मैंने 2 को एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिखा, और 1/7 की जगह ना मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख दूँगी 0.142857, ठीक है। इस पे बार है वो लगा देते हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब सिंपल इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, फिर 2 8 ज़ा 16 और 1 17, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 1 5, फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, फिर डेसिमल 2 0 ज़ा 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.285714। हमने क्या किया, सिंपल 2/7 को किस तरीके से लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर 1/7 की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी, तो उससे मेरा आंसर आके आ गया 0.285714। मल्टीप्लाई किया जब मैंने उसको 2 से, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। वही अगर तरीका मैं 3/7 के लिए लूँ तो वो मेरा किस तरीके से मैं कर सकती हूँ, उसको ये हटा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है मेरी 0.142857, इस पे है बार, करते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21, 2 यहाँ पर आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 17 का 7 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12 का 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3 और 1 क्या हो गया मेरा 4। तो ये हो गया मेरा 0.428571। इस पर हम लगा देते हैं बार, क्योंकि हमारा 1/7 में जो वैल्यू गिवन थी उस पर बार लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर भी बार लगा देंगे। तो हमारा कितना देखो इजी हो गया ना। हमने क्या किया, 3/7 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 किया, फिर जो 1/7 की वैल्यू थी वो रखी वहाँ पर और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर कितना ईजीली आ गया, सॉल्व हमने इसको कितनी आसानी से कर लिया। 4/7 को करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, उसी तरीके से फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, बार लगा दिया। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 4 को 7 से करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 2 आया यहाँ पर, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, यहाँ पर 2 आया, 4 8 ज़ा 32 और 2 कितना हो गया 34, 4 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 11 का 1 यहाँ आया और 1 यहाँ पे आ गया, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो 7 यहाँ आ गया, फिर 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ये आ गया मेरा 571428। यहाँ पर 0 पॉइंट भी है, ठीक है, और इस पर बार भी है। तो आंसर क्या आ गया 0.571428, ठीक है। सिमिलरली मैं 5 को मल्टीप्लाई कर लूँगी 1/7 से, 5/7 भी तो निकालना है ना मुझे। सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओ, बार 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 बार, अपने आप ही आ जाएगा। इतने सारे इन्होंने हमें यहाँ पे ये नंबर दे दिए हैं कि हमें बार बार वही चीज़ करनी है, बहुत आसानी से हमें वो याद ही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 ज़ा 35 का 5 यहाँ, 3 यहाँ, 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना हो गया 28, 8 यहाँ 2 यहाँ, 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 मेरा हो गया 42, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 का 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 5 4 ज़ा 20, 20 और 1 21 का 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 1 ज़ा 5 और 2 हो गया मेरा 7, ठीक है। और यहाँ पर जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 पॉइंट भी आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.714285, ये हो गया मेरा 5/7 का। आते हैं 6/7 पे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 0.142857, उस पर बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42 का 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 5 ज़ा 30 और 4 कितना हुआ 34 का 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 8 ज़ा 48, 48 और 3 कितना हुआ 51, 1 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 मेरा कितना हुआ 17, 17 का 7 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 6 1 ज़ा 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 0, तो आंसर हो गया मेरा 0.857142। उस पर बार लगा हुआ है पूरे पर, क्यों, क्योंकि हमारा 1/7 में भी बार लगा हुआ था, इसलिए इस पर भी लगा दिया है। तो ये हो गया है 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप कि आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये भी पार्ट ही थे ना, हमने उसको सॉल्व कर लिया। Now the third question is express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमें ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है P upon Q की फॉर्म में, यानी कि एक फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, 0.6 पे बार है ना, यानी कि मैं इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 पे बार जो है ना उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, है ना,
0.6 पे जो बार है उसको मैं ऐसे कई बार 6 लिख सकती हूँ ना, और ये आगे ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें क्या है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें बार चेक करो कि कितने डिजिट्स पर है। इसमें बार एक डिजिट पर है ना, तो एक डिजिट पर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से। क्या करना है हमें ना, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक पर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट होते हैं उन पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट होते हैं जिन पे 3 पर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितने हमारे डिजिट पे बार है उतने ही जीरोस आएंगे हमारे, 10, 100, 1000 इस तरीके से। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 6 पर बार है, सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। पूरी इक्वेशन को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर आ गया 10 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब मैं 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, एक और 6 लगा लो यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10x तो एज इट इज़, और ये हो जाएगा 6.66666, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर चला जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट। जब हम इसको करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से। क्यों, क्योंकि देखो ये 10x है ना और ये x है, तो अगर मैं x में से 10x को माइनस कर दूंगी तो वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा ना। तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस किस तरीके से करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे। अब ये हो गया मेरा 10x माइनस x, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा 6.66666, ठीक है, माइनस 0.66666। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे और लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। अब देखो जब इसको माइनस करोगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, जब 10x में से x को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9x, ठीक। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6.000, तो मैंने 6.0 लिख दिया इसे, ठीक है। माइनस करके चलो मैं दिखा देती हूँ आपको, 6.6666 और ये माइनस किया 66666, ठीक है। माइनस किया हमने, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना। फिर यहाँ पे जब 6 में से 0 माइनस किया तो ये आ गया मेरा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 6.000, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 6.0, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, ये 9x है तो ये हो गया मेरा 6, ठीक है, ये 6/9, ठीक, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर जाके बेटा क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये 2/3, इसको कट किया ना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x जो आ गया मेरा 2/3 आ गया। अब भाई हमें x की वैल्यू निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, हमें कोई क्वेश्चन में x की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसको। तो देखो जो x था उसको मैंने 0.6 को ही तो कन्वर्ट करना था ना, तो 0.6 को ही तो मैंने x माना था ना, यही तो मेरा x था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 2/3 में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। आंसर क्या आ गया, 0.6 को पे जो बार था उसको जब मैंने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया मेरा 2/3, तो आंसर मेरा यहीं पर आ चुका है।
बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.47। अब देखो बार जो है ना वो सिर्फ 7 पर है, 4 पर बार मत समझ लेना, ये मत समझ लेना कि ये 2 डिजिट्स पर बार है, ये सिर्फ 7 पे ही बार है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 डिजिट पर बार है ना, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47777, इसका मतलब यही है ना, ठीक है, हमने ये इसको ऐसे लिख लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको करके देती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो डेसिमल से एक डिजिट इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 4.777, ठीक है, ये हो गया हमारा 4.777। इसको मैं कितनी पे बार लिख सकती हूँ ना, 7 को, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको करना है सबट्रैक्ट। किसको करना है, 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कि अब हमें स्टेप के बाद क्या करना है। यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है 1 from 2, ठीक है। तो सबट्रैक्ट जब करेंगे तो 10x माइनस x, ठीक, उसके बाद 4.77777 माइनस 0.477777, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा 9x, और यहाँ पे इसको माइनस करके मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखा और यहाँ लिखेंगे 0.47777, कितने में लिख सकती हूँ ना मैं, 7 पे तो बार है, कितनी बार भी मैं लिख सकती हूँ, यहाँ मैंने लिख लिया। जब इसको माइनस करेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 0 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इसको करने के कई तरीके हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, मतलब इसको सॉल्व करने के, जब हमारा सिंगल डिजिट पे बार हो और यहाँ हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स गिवन हो। ये 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, कि मतलब 3 डिजिट्स हमें गिवन है डेसिमल के बाद और हमारा बार जो है वो सिर्फ 1 पर है या 2 पर है, तो हमें ऐसे भी हो सकता है। तो ये उसका सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसको हम सबसे आसान तरीके से इसी तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ आ गया मेरा 4.3, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 4.3, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये आ गया मेरा 9x इज इक्वल्स टू 4.3, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको फिर से लिख लेती हूँ, यहाँ पर 4.3 अपॉन में 9, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना बेटा। अब ये देखो हमारा वही सिंपल प्रोसेस हम करेंगे, ये डेसिमल हटाया और यहाँ पर एक 0 लगा दिया। यही तो करते हैं ना डेसिमल हटाने के लिए, कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब ये मेरा क्या बन गया, 43 अपॉन में 90। तो 0.47 पे जो बार था उसको जब मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में करा तो वो आ गया मेरा 43 अपॉन में 90। ये हो गया मेरा जो मैंने x माना था ना इसको 0.47 को, तो हमने जब इसको कन्वर्ट कर लिया तो 0.47 पे जो बार था वो मेरा क्या आ गया आंसर, 43 अपॉन में 90। बच्चों अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे 0.001, तो इसको हमें करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। अब देखो 3 डिजिट्स पे बार है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें पता चल गया है कि हमें मल्टीप्लाई 1000 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि 3 डिजिट्स पर हमारे बार है। देखो इसका मतलब क्या है इस बार का, कि 001 001 001 जो है बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया 1000x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 001.001 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये क्यों आया, 3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट्स इधर जाएंगे ना, तो डेसिमल के 3 डिजिट्स इधर चले गए, तो ये आ गया 001.001001 और आगे ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये थी मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, 2 क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपके।
नहीं भी आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं, माइनस ही करना है ना। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट। तुम कहोगे मैम तो शॉर्टकट मारने लग गई एकदम से। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं सब्ट्रैक्ट। माइनस करेंगे जब इसको 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो 1.001001 माइनस 0.001001, यहाँ तक मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पर तो सिंपल सा आ गया 999x। x को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा 999x। और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0.0 में से 0 माइनस करेंगे 0 0 0। इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। 0 में से 0 माइनस किया, 0 में से 0, 1 में से 0, तो 0 0 ही आता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख लूँगी, 999x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू 1/99। ये इस तरीके से था ना, इस तरीके से था ना ये। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसको यहाँ पे डिवीज़न में ले गई। यहाँ पे लिखा था मैंने, एक बार और लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/99। तो 0.001 को जब हमने p/q की फॉर्म में किया तो उसका आंसर क्या आ गया 1/99। x हमारा यही तो था ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। पहुँच गए हैं 4th क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने 9 दोबारा से देखते हैं। 0.99999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। मतलब सबसे पहले तो हमें इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ये हमें कुछ सरप्राइजिंग सा देगा। और क्वेश्चन आगे भी कह रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये मत सोचना मैम कहाँ से बोल रही है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेरा बोर्ड जो है ना छोटू सा है, वो भर जाता है, उसी से सॉल्यूशन लिखने की जगह नहीं बचती है। तो एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन है, आप पढ़िए। मैं इसको बताती हूँ। हमें पहले इसको क्या करना है, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है 0.9 पर बार लगा हुआ है ना। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है 0.99999। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बार कितने डिजिट्स पर है, 1 डिजिट पर है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर भी मैं चलो लिख देती हूँ। तुम कहोगे मैम तो बिल्कुल ही शॉर्टकट लगाई जा रही है, तो चलो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, एक डिजिट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9.99999। ठीक है, ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करते हैं ना, तो चलो जल्दी से माइनस कर लेते हैं। 10x माइनस x, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा मेरा 9.0। ठीक है, 9 में से 9 माइनस हो जाएंगे ना सारे, सिर्फ क्या बच जाएगा 9.0। यहाँ पर करेंगे, ये हो गए 9x और ये हो गए 9। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 9/9 यानी कि 1। अब वो जो हमें सरप्राइज देने वाले थे ना, वो यही था कि देखो क्वेश्चन तो हमारा था 0.99999 5 टाइम्स है। ठीक है, और आंसर हमारा आया 1। तो ये कैसे पॉसिबल है। अब देखो ये है पॉसिबल, क्यों है, ये 0.99999 जो है बिल्कुल नियरेस्ट है 1 के। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ, यहाँ पर अगर लिखा होता था 5.555, जूनियर क्लासेस की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारा क्या होता था, हम क्या कर देते थे इसको, यहाँ पर इसको हम क्या कर देते थे 6 कर देते थे ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा है 2 3 4 5 है ना, ऐसे लिखा है तो हम क्या कर देंगे, इसको 2.4 कर देते थे, ऐसे कर देते थे ना। तो ये हमारा प्रोसेस चलता है कि हम इसको एक बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो उसी तरीके से ये हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया।
जो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जब हम बच्चे डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना, तो उसमें कई सारे डिजिट्स ऐसे आएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है ना, रिपीटिंग ब्लॉक। तो वो क्या है हमारा, हमें यही बताना है कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमारे कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो पूरा रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमने यहाँ से हटा दिया है, क्यों? क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी लंबी है, हमें करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। अच्छा, हमें करना किसको है, 1/17 को करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 17 का टेबल ही याद नहीं होगा, है ना, नहीं होगा याद। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 17 का टेबल लिखते हैं। आज बहुत सारे बच्चों को 17 का टेबल याद हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 17 का टेबल लिख लेते हैं। ये हो गया 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102, 17 7 ज़ा 119, 17 8 ज़ा 136, 17 9 ज़ा 153, 17 10 ज़ा 170, ठीक है। ये हमने सबसे पहले 17 का टेबल यहाँ पर लिख लिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, जब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे ना तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखो कैसे, हमें अब यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे इसको ऐसे, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। अब हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये जाएगा नहीं, 0 पे जाएगा, ये माइनस किया तो ये 1 आ गया फिर से, ठीक है। यहाँ लगाया हमने डेसिमल लगाकर 0, और यहाँ भी हमने डेसिमल लगाकर 0 लगाया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 10 से भी मेरा काम नहीं चलने वाला है, यहाँ मुझे 100 लेना पड़ेगा। तो जब 100 लूँगी तो एक और 0 मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब ये मेरा क्या बन गया, 17 5 ज़ा 85 पर जाएगा ना ये, ठीक है। ये हो गया मेरा 17 5 ज़ा 85। जब माइनस किया तो ये आ गया मेरा 15, ठीक। 15 आने के बाद अब मैं यहाँ पर फिर से 0 लगाऊंगी, तो ये किस पर जाएगा, 136 पर। यहाँ पर लिख लेते हैं 8। ये माइनस किया, 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 14। यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये फिर से 8 पर जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 136। अब माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक, 4 और यहाँ पर 0, ठीक। 17 2 ज़ा 34, माइनस किया तो ये मेरा आ गया 6, और यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगी ही, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको। अब ये कहाँ जाएगा, 17 3 ज़ा 51, माइनस किया तो मेरा आ गया वो 9, ठीक, 0 लगाया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, 17 5 ज़ा 85, माइनस किया तो 5 आया, ठीक। यहाँ पे 0 लगा देते हैं हम। अब 17 2 ज़ा 34। अब जब 50 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16, ठीक। यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब ये कहाँ पर जाएगा, 9 पर। ये आ गया 153, ये हमारा आ गया 7। अब ये कहाँ जाएगा, 4 पर, 68, ये आ गया मेरा 2, यहाँ पर 0, ये मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर। अब कहाँ जाएगा ये, 17 1 ज़ा 17, माइनस किया तो ये आया मेरा 3। अब 3 के आगे फिर से 0 लगाएंगे। अब ये 30 बन गया, 30 भी 1 पर ही जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 17, माइनस किया तो मेरा आ गया ये 13। अब यहाँ पर लगा दूँगी मैं 0, ये हो गया मेरा 130। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरा 7 पर। 7 पर जब ये गया तो यहाँ पर आया 119, माइनस किया हमने तो ये आ गया 11। फिर हम 0 लगाएंगे, ये वही 0 चलता चला आ रहा है, जिसको हम डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं ना, तो ये वही 0 चल रहा है। अब ये 110 जो आया, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा 6 पर।
102 हो गया ये। उसके बाद जब हमने इसको माइनस किया तो ये हो गया 80, ठीक है। अब 80 पे हम पहुंच गए हैं, 80 कहाँ पर जाएगा, 80 जाएगा 4 पर, ये हो गया 68। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। इस 12 को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, 12 के आगे लगाएंगे हम 0, 120 कहाँ पर जाएगा, ये 7 पर, तो ये आ गया 119। जब माइनस किया हमने तो ये आ गया हमारा 1। इसी 1 से तो चले थे ना हम, तो वापस हम कहाँ पर आ गए, 1। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन है ना, ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हम पहुँच गए तो हमें ये पता चल गया कि अब हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे नहीं करेंगे, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे 0.0888235294117647। ये सारा लिखकर हम इसके ऊपर लगा देंगे बार। मतलब ये हमारे सारे डिजिट्स जो हैं इस क्वेश्चन में रिपीटिंग है। जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था ना कि रिपीटिंग ब्लॉक हमें बताना था, तो वो यही है रिपीटिंग ब्लॉक। तो बच्चों इसमें ये इतने सारे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अच्छा देखो, अगर मैं इसको यहीं कहीं बीच में ही ये भी सोच सकती थी कि भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कौन सा है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना। मैं यही सोच लेती कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यही सोच लेती मैं अगर, तो मुझे यहाँ तक आने पर मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। मतलब देखो इसमें रिपीट होगा लेकिन इतने सारे डिजिट्स करने के बाद रिपीट होगा। अच्छा देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 16 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करते रहना है, बहुत ही ध्यान से करते रहना है, ताकि हम एंड में एक्चुअल जो सही आंसर है वो निकाल सकें। अच्छा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने से हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property Q must satisfy? मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। और फिर हमें क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी भी इसमें बतानी है कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिखने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसके बाद वो एग्जाम्पल्स जो हों वो सारे टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। बच्चों अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं ना, तो चलो जी एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा 10/2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, 2 1 से 2 2 5 से 10। अरे ये तो कट हो गया। अब ये जब कट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि इसमें कॉमन फैक्टर है। तो हमें तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें वो नंबर या वो एग्जाम्पल नहीं लेना है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर हो अदर देन 1, ठीक है। तो हमने ये तो हम फिर ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें इसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं मान लो यहाँ ले लूँ 4/3, ठीक है, या फिर 7/5 ले लूँ मैं यहाँ पर, मैंने ये ले लिया। तो अब इसमें भी क्या ये सही है या नहीं है वो हमें कैसे पता चले। अब देखो वो कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे, वो तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमें तभी पता लग सकता है ना। अगर उसको भी मैं ना देखूं तो वो चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें कैसे पता चले। देखो मैं यहाँ ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4/5, ठीक है, मैंने ये ले लिया 4/5। अगर मैं इसको करके देखूँ, छोटा सा है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, 5 8 जा 40, ये हो गया मेरा, रिमाइंडर आ गया 0। ये मेरा टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है।
अभी मेरा टर्मिनेटिंग भी आ रहा है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो मैं इसको ले सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ ले लिया 7/2, ठीक है। तो अब 7/2 को करके देख लेते हैं भाई। तो ये 7 है और ये 2 है, तो ये 2 3 6, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे डेसिमल लगाया 0 आया, यहाँ पर भी डेसिमल लगाया 2 5 10 हो गया, माइनस किया 0 आया, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी है और इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये एग्जांपल भी ले लेती हूँ, चलो जी ये भी ले लिया। अब ये तो मैम के दिमाग में तो सारे टर्मिनेटिंग वाले ही आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? इसकी भी तो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना भाई। मैंने तो सोच लिया, आप कैसे सोचोगे? तो आपको भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखो ये था अपॉन में इसके 5 था, इसके अपॉन में 2 था। तो तुम्हें ना सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जब भी एग्जाम्पल लिखोगे तो सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखना कि जो डिनोमिनेटर लिखोगे वो या तो 2 लिखोगे या फिर 5 लिखोगे या फिर 2 की कोई भी पावर, ठीक है। या तो 2 लिखोगे या 5 लिखोगे या फिर 2 की कोई भी पावर लिख दोगे या फिर 5 की कोई भी पावर लिख दोगे। मतलब कैसे? देखो, मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर 2 की कोई पावर, जैसे मैं लगा दूँ यहाँ पर, अगर मैं 3 लगा दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 5 पर लगा देती हूँ 3, तो ये हो जाएगा मेरा 5 × 5 ये हो गया मेरा 125। अगर मैं इसी तरीके से 5 पे पावर 2 लगा दूँ तो 5 × 5 ये हो गया मेरा 25, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर में हमेशा ऐसा ही नंबर लेंगे जिसका जो या तो 2 हो या 5 हो, या उसमें 2 की पावर कुछ समथिंग हो, 5 की पावर कुछ समथिंग हो। जैसे 125 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 5 पे कोई भी पावर लगाओ और फिर जो नंबर आए वो आप डिनोमिनेटर में ले सकते हो। इसी तरीके से 2 पर कोई भी पावर लगाओ और जो आंसर आए उसका सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके उसको आप डिनोमिनेटर में ले सकते हो। तो 100% इनके आंसर्स जो आएंगे वो टर्मिनेटिंग ही आएंगे। जब हम 2 लेंगे, 5 लेंगे या 2 की कोई पावर लगाएंगे और 5 की कोई पावर लगाएंगे, उसको सॉल्व करके उसका आंसर लेंगे, तो हमेशा आंसर हमारा टर्मिनेटिंग ही आएगा। पावर लगा के कैसे? जैसे हमने 2 पे 3 पावर लगाई थी, 8 आया था ना, तो डिनोमिनेटर में 8 भी ले सकती हूँ। 5 पे हमने 3 लगाया था तो ये 125 आया था ना, तो मैं डिनोमिनेटर 125 भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 पे 2 पावर लिखी तो डिनोमिनेटर मेरा 25 आया ना बच्चे। तो हम इसकी जो डिनोमिनेटर ले सकते हैं वो 25 ले सकते हैं। तो हमारा आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो ये हो गई हमारी क्यू की प्रॉपर्टी, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था ना, हमें क्यू की प्रॉपर्टी बतानी थी, तो वही है, वो यही है। हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। जो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वो हमसे कह रहा है राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। मतलब हमें 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस जब हम करें तो उनका आंसर जो आए वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी भी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आसानी से इजीली हो जाए, फटाफट से हो जाए? तो देखो, फटाफट से करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं? कौन से नंबर्स होते हैं? देखो, जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स तो हमें बहुत आसानी से पता है, √2 लिख दो, √3 लिख दो, √5 लिख दो, पाई लिख दो। ये सारे जो है ये तुम्हारे इर्रेशनल नंबर है ना, तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। लेकिन अब जो है तुम्हें इन सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको सॉल्व। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करते, हम एक काम करते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे इर्रेशनल ही हों। एक काम करो, हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0.20, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 200,
फिर लिखा 2 0 0, फिर लिखा 2 0 0 0 0 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। यहाँ पर एक 0, फिर 2 0, फिर 3, फिर 4 और ये आगे ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो, ये रिपीट 2 0 है, फिर 2 0 0 है, 2 0 0 है, फिर 2 जो है उसके बाद 4 जीरोज़ हैं। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये मत सोच लेना कि रिपीट हो रहा है। जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो तो रिपीट होते ही नहीं है, तभी तो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा है। तो ये रिपीट नहीं होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिख लूँ 0.01, ठीक है, उसके बाद 0 0 0 1, फिर उसके बाद 0 0 0 0 1, फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 1 और ये आगे ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है। एक और लिखेंगे, 3 देने हैं ना हमें, यहाँ पर कुछ भी लिख लो। मान लो मैं लिख लूँ 7 1, उसके बाद मैं लिखूँ 7 1 1, फिर उसके बाद लिखूँ 7 1 1 1, फिर उसके बाद 7 1 1 1, फिर उसके बाद 7 1 1 1 1 1 और ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो ये भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है जो मेरा ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही मेरा रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया है ना। आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको इसकी वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी। ईजिली आप ऐसे नंबर्स लिख दो तो आपका ये बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये दोनों रैशनल नंबर्स है ना, तो हमें इसके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो ये 5 अंदर गया, 7 बाहर आया। अब यहाँ पर 7 0 0 माइनस करेंगे, ये 5 आ गया। यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, ये 0 नीचे कैरी कर लिया। 7 7 49 माइनस किया तो ये हमारा आया 1, यहाँ पर 0 लगाया। 7 1 7 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। 7 4 28 माइनस किया तो आंसर आएगा 2। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो गया 2 और 0। उसके बाद 7 2 14 माइनस किया तो आंसर आया 6, यहाँ पर 0 लगाया। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, 7 8 56, ठीक, फिर यहाँ पे माइनस किया तो ये 4 आया, 0 लगाया। 7 5 35 माइनस किया तो ये फिर से 5 आ गया मेरा। ये मैं कहाँ पर आ गई, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये क्या होगा, ये मेरा रिपीटिंग होगा ना, तो ये हो गया मेरा 0.714285 और उसके ऊपर बार। ठीक, इसी तरीके से मैं 9/11 को कर लेती हूँ। 9 अंदर गया, 11 बाहर आया, 0 से करेंगे, माइनस किया 9 आया। फिर हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ भी लगा देंगे, 0 नीचे कैरी कर लेंगे। 11 8 88 माइनस किया तो 2 आया। 11 1 11 माइनस किया तो 9 आया, 0 लगा देंगे। 11 8 88 माइनस किया तो 2 आया, फिर 0 लगाएंगे। 11 1 11 माइनस किया तो ये फिर से आपका आ जाएगा 9, ये आ गया मेरा 9। ठीक है, तो ये देखो, ये जो 8 1 8 1 है ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये भी मेरा क्या है, रिपीटिंग है। तो ये हो गया 0 8 1 8 1। ठीक है, मैं इस पर बार लगा देती हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, बल्कि मुझे यहाँ पे इसको रहने दो, यहाँ पे मैं इसको बार लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया मेरा 0.81, उसके ऊपर बार, और यहाँ पर भी मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। ये तो पूरा ही रिपीटिंग है। अब देखो, ये 2 नंबर्स हो गए हैं जिनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। हमने इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लिया। जो हमने 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया है, आंसर आया है हमारा 0.71428 एंड 0.81। ये इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखो कितना आसान हो गया है। यहाँ पर 2 डिजिट्स है ना तुम्हारे पास, तो यहाँ पर भी सिर्फ मैं 2 डिजिट्स ही देखूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा 71, ये हो गया मेरा 81। इन दोनों के बीच के कोई से भी नंबर्स लिख दो। देखो कैसे लिखेंगे, 0.720 लिख दूँ अगर मैं,
तो 72000, 72000, 72000 और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, एक नंबर हो गया, 71 के बाद आ रहा है, 81 से पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ 7300, फिर उसके बाद 73000, उसके बाद 73000, उसके बाद 7300000, 5 हो गए ना, 4 तो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ये हो गया मेरा दूसरा नंबर। कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 79, तो ये 79, उसके बाद मैंने लिख लिया 1, उसके बाद 7911, उसके बाद 79111, उसके बाद 79111, उसके बाद 7911111। ठीक है, ये आगे चलता चला जा रहा है। ये हो गए हमारे 3 डेसिमल इर्रेशनल नंबर्स जो हमने 5/7 और 9/11 के बीच में बड़ी ही आसानी से लिख लिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन कर लेना है, इनका डेसिमल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच के कोई भी 3 नंबर हमें लिख देने हैं। फाइनली बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें बताना है, हमें इनको क्लासिफाई करना है। हमें कई पार्ट्स की दिए हुए हैं क्वेश्चन में। मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है 23 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। हमें बताना है कि ये इर्रेशनल है या रैशनल है। 23 है और उस पर स्क्वायर रूट भी है, तो ये क्या हुआ, 23 प्राइम नंबर है ना, तो ये मेरा हो गया इर्रेशनल नंबर। सीधे से हमने लिख दिया ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इस पर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो ये हो गया मेरा इर्रेशनल नंबर। बच्चों सेकेंड पार्ट है इसका √225। √225 किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है 15 का। लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से। 3 से करेंगे हम इसको, 3 7 21, 1 और 5 मिलके 15, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, फिर ये 5 पर जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, ये इसका पेयर बना, ये इसका पेयर बना, तो हो गया हमारा ये 15। तो 15 ये आ गया, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया मेरा 15। स्क्वायर रूट निकाल लिया। 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे फटाफट से कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है 0.3796। अब इसमें देखो एक चीज़ नोट करो, अगर आप तो इसमें ना तो कहीं डॉट 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 लिखा है ना, और ना ही इस पर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉट 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 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। उसके बाद हमने इस पर बार भी नहीं दिख रहा है हमें कहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, जब इस पे बार भी नहीं है और इसमें डॉट डॉट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और हमें पता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है और इसका आंसर क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये खत्म हो गया ना, जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। जो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट पर, जो है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये चलता चला जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक चीज हम नोट करें, 478 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक रैशनल नंबर, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है 5th पार्ट। उसमें लिखा है 1.1010001000010001। ठीक है, ये हमें लिखा है। अब इसमें हम नोट करेंगे, ये आगे चलता चला जा रहा है, इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, साथ ही इसमें जो अंदर नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे ऊपर वाले नंबर में नंबर्स रिपीट हो रहे थे ना, इसमें जो है नंबर्स वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इर्रेशनल नंबर। इसका आंसर जो है वो है इर्रेशनल। क्यों,
क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।